हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग बाजार से संबंधित कुछ अन्य बातों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था प्रतियोगिता के अनुसार बाजार के प्रकार। आज हम लोग देखेंगे कार्य के अनुसार बाजार के कितने प्रकार हैं। तो कार्य के अनुसार बाजार को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है, या फिर कह सकते हैं कि 3 प्रकार के बाजार होते हैं। तो पहला है मिश्रित बाजार, मिक्स्ड मार्केट, विशिष्ट बाजार, स्पेशलाइज्ड मार्केट, और तीसरा है नमूने का बाजार, सैंपल मार्केट। हम लोग इसको एक एक करके सभी परिभाषा को देखेंगे। फर्स्ट, मिश्रित बाजार। जिस बाजार में एक ही साथ कई वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है उसे मिश्रित बाजार कहते हैं। इस तरह के मार्केट में आपको दिखेगा कि एक ही साथ बहुत सारे सामान आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पर, जैसे सब्जी, दाल, चावल, कपड़ा, किताबें, फिर आप बाइक लेना चाहो बाइक भी मिल जाएगी, साइकिल, मतलब आसपास सारे के सारे सामान आपको मिल जाएंगे। इस तरह के जो बाज़ार होते हैं हम लोग इसे मिश्रित बाज़ार कहते हैं। इसे याद करना बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है ये। और उसके बाद विशिष्ट बाज़ार आते हैं, स्पेशलाइज्ड मार्केट। जिस बाज़ार में केवल एक ही वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उसे विशिष्ट बाज़ार कहते हैं, जैसे गेहूं का बाज़ार या सिर्फ कपड़े का बाज़ार। मतलब हम एक विशिष्ट मार्केट किसे कहते हैं, जो किसी एक चीज़ का ही क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब एक एरिया होगा जिसमें एक ऐसा एरिया होगा और जिसमें एक ही तरह के सामान वहाँ पे मिलेंगे। जैसे अगर आप मार्केट जाओ तो देखना उस मार्केट में एक ऐसा आपको जगह मिलेगा जहाँ सिर्फ आपको कपड़े की दुकान मिलेंगे। फिर आप कहीं और दूसरे मार्केट में मतलब दूसरी जगह जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे सिर्फ बाइक की बहुत सारे बड़े बड़े शोरूम्स हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार की वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। यहाँ क्रय विक्रय से कंफ्यूज ना हो। क्रय मतलब होता है खरीदना, विक्रय मतलब होता है बेचना। तो विशिष्ट बाज़ार में सिर्फ एक ही वस्तुओं को बेचा जाता है। अब आते हैं नमूने का बाज़ार। जिस बाज़ार में किसी वस्तु का क्रय विक्रय नमूने के आधार पर किया जाता है, यानी कि सैंपल के आधार पर किया जाता है, उसे हम लोग नमूने का बाज़ार कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसमें अगर वस्तु खरीदना है तो नमूना दिखाएंगे हम लोग, फिर ऑर्डर लेगा दुकानदार। हम लोग कोई भी कपड़ा चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका नमूना हम लोगों को दुकानदार को दिखाना होता है। वो आपका ऑर्डर ले लेगा, फिर वो आपके ऑर्डर को कंप्लीट करेगा, फिर वो आपको दे देगा। तो इस तरह से नमूना दिखाकर सैंपल दिखाकर हम लोग वस्तुओं को खरीदते हैं। ये बहुत ही आसान सा परिभाषा है इन तीनों बाज़ार को, और आसानी से याद किया जा सकता है। अब आते हैं विस्तृत बाज़ार की शर्तें, यानी कि कंडीशन फॉर अ वाइड मार्केट। अगर हम लोग विस्तृत बाज़ार की बात करें जो बड़े स्तर पे होता है, तो उसके लिए कौन कौन सी बातें होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे किसी वस्तु की विस्तृत बाज़ार का विस्तार मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला होता है वस्तु का गुण और दूसरा देश की आंतरिक स्थिति। तो वस्तु का गुण तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ देश की आंतरिक स्थिति कैसी है ये भी हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो बाज़ार इन 2 बातों पर निर्भर करती है। तो वस्तु का गुण, किसी वस्तु के बाज़ार का विस्तार उसके गुण पर निर्भर करता है। विस्तृत बाज़ार मतलब वाइड मार्केट जो होते हैं उसके लिए किसी वस्तु में कुछ गुण होने चाहिए या उसकी कुछ विशेषता होनी चाहिए, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो पहला है टिकाऊपन। टिकाऊपन के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं कि जो वस्तु जितनी है अधिक टिकाऊ होती है, मजबूत होती हैं, उसका बाज़ार उतना ही अधिक विस्तृत होता है। जैसे सोना, चांदी, कपड़ा, मशीन, ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जो टिकाऊ वस्तुएं, मतलब आप एक बार इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि आप ज़्यादा दिन तक इससे आप फ़ायदा या संतुष्टि प्राप्त कर सकते हो। तो इनका जो बाज़ार होता है बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होता है। इसके विपरीत ये शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाज़ार बहुत ही संकीर्ण होता है, यानी कि वैसी वस्तुएं जो बहुत ही आसानी से ख़राब हो जाती हैं, तो वैसे बाज़ार संकीर्ण होते हैं, वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती। यही कारण है कि जैसे दूध, मछली, साग, ये सब जो बाज़ार होती, इन सब वस्तुओं का जो बाज़ार होता है बहुत ही संकीर्ण होता है। और आज के समय में वस्तुओं को अधिक समय तक ताज़े रखने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। जैसे परिवहन के द्रुत साधनों के कारण कुछ जल्द नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाज़ार भी विस्तृत होते जा रहा है। अब है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाती हैं, तो उसके लिए हम लोग
यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं जो आसानी से हमारे पास पहुंच जाएं। उसके बाद आते हैं वहनीयता, पोर्टेबिलिटी। जिन वस्तुओं में वहनीयता पाई जाती है उसका बाज़ार विस्तृत होता है, क्योंकि इसमें कम खर्च में दूर दूर तक सामानों को भेजा जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, चाय इत्यादि। लेकिन भारी और ढोने में अधिक खर्च लगने वाली वस्तुओं का बाज़ार बहुत ही कम विस्तृत होता है, ज़्यादा विस्तृत नहीं होते। पर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसको ढुलाई खर्च हुआ और उसको वो भारी ना हो तो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो ऐसे वस्तुओं का बाज़ार विस्तृत होता है। यही कारण है कि ईंट का बाज़ार स्थानीय होता है। आप देखो, अगर ईंट लेना है तो ईंट का बाज़ार स्थानीय होता है, लोकल में मिल जाएगा। तो हर एरिया में आपको ईंट के बाज़ार मिलेंगे, क्योंकि उसको ढुलाई खर्च बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद आते हैं सुख्याति, गुडविल। जिस वस्तु की सुख्याति यानी कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती है उसका बाज़ार बहुत ही विस्तृत होता है। उदाहरण के लिए जैसे स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ, भारतीय चाय, भारतीय कपड़े। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो वस्तुएं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है उसका डिमांड बहुत लोग करते हैं, और जब लोग डिमांड करेंगे तो बाज़ार तो विस्तृत होगा, क्योंकि उसकी पूर्ति के लिए जगह भी चाहिए। और जिन जिन एरिए में लोग उसको डिमांड करेंगे उस एरिया में उस वस्तुओं को पहुंचाना ही पड़ेगा, ताकि बाज़ार में का विस्तार हो सके और अगर वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उसको आसानी से बेचा जा सके। उसके बाद आते हैं नमूना एवं वर्गीकरण की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ सैम्पलिंग एंड ग्रेडिंग। जिन वस्तुओं का बाज़ार या फिर जिस वस्तुओं का नमूना तैयार किया जाता है या जिनका आसानी से वर्गीकरण किया जा सकता है उनका बाज़ार विस्तृत होता है। इसका कारण यह है कि उत्पादक के एजेंट या प्रतिनिधि केवल नमूना दिखाकर या वस्तु का वर्गीकरण बतलाकर दूर दूर से वस्तुओं का ऑर्डर ले लेते हैं और ग्राहकों तक वस्तुएं पहुंचा देते हैं। ऊनी वस्तुएं या ऊनी कपड़े, मशीन, पेंट इत्यादि के नमूने या फिर कह सकते हैं इनका वर्गीकरण तैयार किया जा सकता है, और इसी के कारण बाज़ार विस्तृत होते जाता है। नमूना और वर्गीकरण की सुविधा बाज़ार को एक विस्तृत रूप प्रदान करने में सहायता करती है। जैसे मछली, दही, दूध, सब्जी आदि के नमूने तैयार नहीं किए जा सकते, तो इनका बाज़ार अधिक विस्तृत नहीं होता है, इनका बाज़ार छोटा होता है। अब आप मछली का नमूना दिखाओगे, दूध का नमूना या सब्जी का नमूना दिखाओगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जिन वस्तुओं का नमूना दिखाया जा सकता है उसका हम बाज़ार विस्तृत हो सकता है। अब यहाँ पे है मूल्य की स्थिरता। यहाँ पे मूल्य गलत टाइप हो गया, देख लेना आप लोग। मूल्य की स्थिरता के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस। जिन वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता और प्रामाणिकता पाई जाती है उनका बाज़ार अधिक विस्तृत होता है, लेकिन अस्थिर मूल्य वाली वस्तुओं का बाज़ार अधिक विस्तृत नहीं होता। अब है कि मूल्य में स्थिरता होनी चाहिए। कोई भी वस्तु है और उसका बाज़ार हम लोग अगर बहुत विस्तृत करना चाहते हैं तो बहुत दिनों तक या बहुत सालों तक उसके मूल्य में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगर किसी वस्तु के मूल्य में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, अधिक से अधिक परिवर्तन हो रहा है, तो बाज़ार में उसकी मांग नहीं बढ़ेगी और मांग घट जाएगी, जिसके कारण से उसका बाज़ार का विस्तार नहीं हो पाएगा। इसलिए मूल्य में भी स्थिरता जरूरी है। आगे है विस्तृत मांग। विस्तृत मांग की अगर बात करें, जिस वस्तु की मांग जितनी ही अधिक होगी बाज़ार उतना ही विस्तृत होगा, और उसका विपरीत होगा कि अगर मांग कम होगी तो बाज़ार विस्तृत नहीं होगा। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, मशीन आदि वस्तु की मांग विश्वव्यापी है। वर्ल्ड में सब लोग आज विश्व के कोई भी क्षेत्र में जाए तो सोना, चांदी और मशीनें यानी कि लोहा का डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसी कारण से आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट इस पर निर्भर करता है। दूसरी मांग में संकीर्णता से बाज़ार में भी संकीर्णता आती है, यानी कि अगर मांग में कमी होगी तो बाज़ार भी छोटा होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप ले लो चूड़ी की बात, तो आप देखो इंडिया के हर क्षेत्र में आपको दुकान मिल जाएगा, पर आप बोलोगे कि चूड़ी का दुकान मुझे हर देश में देखने को मिलता है, तो ये गलत है, क्योंकि देश के हर कोने में आपको या अलग अलग देशों में सब लोग चूड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यह एक संकीर्ण मार्केट हो जाता है देश, किसी देश के स्तर पे देखा जाए तो इसका बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो सकता, ये राष्ट्रीय स्तर पे होता है। नेक्स्ट है निरंतर पूर्ति। किसी वस्तु के बाज़ार को विस्तृत करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है कि उस वस्तु का निरंतर पूर्ति किया जाए, ताकि लोगों के पास पहुँचे, और जितना लोग खरीदेंगे, जितनी उस वस्तु की पहचान होगी
उस वस्तु की मांग बढ़ेगी और बाजार का विस्तार होगा। तो ये तो था कि हम लोगों ने देख लिया कि वस्तु के गुण के बारे में। तो किसी भी विस्तृत बाजार के लिए, बाजार का अगर विस्तृत रूप करना है या विस्तृत बाजार के बारे में जाना, तो इन बातों को याद रखना जरूरी है। अब देश की आंतरिक स्थिति के बारे में देखते हैं क्या है। किसी भी वस्तु के बाजार का विस्तार देश की आंतरिक स्थिति पर ही निर्भर करता है। तो इसके लिए कुछ बातों को या फिर इसके अंदर कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। तो पहला है शांति एवं सुरक्षा, पीस एंड सिक्योरिटी। अब है कि बाजार के विस्तार के लिए देश में शांति एवं सुरक्षा का होना जरूरी है। शांति एवं सुरक्षा रहने से व्यापारी निर्भय होकर, यानी कि निडर होकर, मतलब निडर मतलब ये नहीं कि वो पूरा निडर हो जाए और मनमाना दाम लगाए, ऐसा नहीं है। मतलब वो डरे नहीं, जैसे कोई उनको लूट ना ले, उनका मर्डर ना कर दे, तो इस तरह का डर उनको नहीं रहता है। उनके सामान ना कोई छीन ले, तो निर्भय होकर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, जिससे बाजार का विस्तार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए तो शांति एवं सुरक्षा अत्यंत जरूरी है। इसके अभाव में आयात निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा बाजार का विस्तार नहीं हो पाता है। तो किसी भी देश में बाजार का विस्तार करना है विस्तृत रूप में, तो शांति एवं सुरक्षा का होना अति आवश्यक है। आगे हम लोग देखते हैं यातायात एवं संचार के साधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब बाजार के विस्तार के लिए यातायात एवं संचार के साधनों का विकास होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके लिए किसी भी देश में यातायात के साधनों का सुव्यवस्थित और विकसित उपाय होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मोटर, रेलवे, जलपोत, वायुयान आदि साधनों के विकास से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग आसानी से ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। इसी प्रकार तार, टेलीफोन, डाक, रेडियो आदि की सुविधा रहने पर व्यापार में आसानी होती है, जिससे बाजार का विस्तार होता है। और आज तो मॉडर्न युग है, जिसमें हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ही आसान हो चुका है और हम लोग आसानी से किसी भी चीज़ को देखकर पसंद करके खरीद सकते हैं, फिर उसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं संचार भी हमारे ऑनलाइन मार्केटिंग को या मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट आते हैं व्यापार की वैज्ञानिक रीतियाँ क्या है, साइंटिफिक मेथड ऑफ बिजनेस। अब है कि यदि व्यापार में वैज्ञानिक रीतियाँ क्या हैं, तो वैज्ञानिक रीतियों का मतलब यहाँ हो जाता है कि उच्च कोटि के विज्ञापन। अब मान लो आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो उसका विज्ञापन करना ज़रूरी है। मान लो आप कपड़ा बेचना चाह रहे हो या फिर ट्रेडिशनल कोई ड्रेस या फिर लहंगे का या साड़ी का, तो उसका एक बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी का आपको विज्ञापन रेडी करना होगा ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे। और जब लोगों को पसंद आएगा वो ऐड या प्रचार जो विज्ञापन है, तो ऑब्वियसली लोग उसका डिमांड करेंगे और डिमांड करेंगे तो फिर उस क्षेत्र में फिर वो उस वस्तु से संबंधित बाजार खोलना आसान हो जाएगा। प्रदर्शनी लगाई जाती है, उत्तम विक्रय कला की जाती है, उत्तम प्रबंधन किया जाता है ताकि इससे व्यापार एवं बाजार का विस्तार हो सके। उसके बाद आते हैं बैंकिंग एवं साख की अच्छी व्यवस्था, साउंड बैंकिंग एंड क्रेडिट सिस्टम। अब है कि बैंकिंग एवं साख की अच्छी व्यवस्था होने से भी बाजार का विस्तार होता है। जिस देश में बैंकिंग एवं साख प्रणाली विकसित होती है वहाँ बिल, हुंडी, चेक, ड्राफ्ट आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर दूर तक व्यापारी लेन देन में सुविधा होती है और वस्तुओं के बाजार का विस्तार होता है। बैंकिंग और साख की व्यवस्था अविकसित रहने से बाजार संकुचित हो जाता है। अब कोई भी बाजार है, आप ऑनलाइन शॉपिंग में ही देखो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, आपने ऑर्डर कर दिया, आपने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया, पर वो प्रोडक्ट अब जब आपके पास पहुंचता है, पर वो प्रोडक्ट आपको समझ में नहीं आता है कि नहीं मुझे पसंद नहीं आया, आपको रिटर्न करना है, या फिर वो प्रोडक्ट ख़राब आ गया, होता है। ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, जैसे कि वस्तुएं कभी कभी डिफेक्टिव आ जाती है, तो फिर आपको रिटर्न करना होता है। तो रिटर्न करने के बाद अब जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, उसी का उदाहरण लेती हूँ मैं, तो वो आपको पैसा हैंड टू हैंड नहीं देगा, उसके लिए आपको बैंकिंग की सुविधा देनी ही होगी, लेनी ही होगी, और आपको बैंक अकाउंट के नंबर वगैरह जो भी देने होते हैं वो डालने होते हैं अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में। तो ये भी बैंकिंग एक फैसिलिटीज़ देती है। तो बैंकिंग सुविधा बहुत ही एक अच्छा रास्ता है किसी भी बाज़ार का विस्तार के लिए। और आज तो मॉडर्न चल रहा है, तो सब लोग वाकिफ़ हैं और बैंकिंग फैसिलिटीज़ क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बारे में तो बताना मुझे ज़रूरी नहीं लगता। चलिए आगे देखते हैं। सरकार की नीति। सरकार की नीति क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी। बाज़ार के विस्तार के लिए सरकार की नीति भी अनुकूल होनी चाहिए। मतलब
अगर बाजार का विस्तार करना है तो सरकार की जो नीति है वो अनुकूल होना चाहिए, यानी कि बाजार के पक्ष में होना चाहिए। यदि सरकार मुक्त व्यापार की नीति फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाती है तो इससे बाजार का विस्तार होता है। लेकिन सरकार यदि व्यापार पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दे, मतलब हर जगह बैन करना शुरू कर दे, कुछ ना कुछ चीज़ों पे प्रतिबंध लगाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलेगी, तो उसमें क्या होगा, बाजार ना विस्तार रूप नहीं पकड़ेगा, वो क्या होगा, बहुत ही संकुचित हो जाएगा। और इससे ट्रेडर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। इसलिए किसी भी देश की सरकार को चाहिए कि वो बाजार मतलब सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि बाज़ार में कुछ रिवायतें दें, यानी कि उसमें कुछ मुक्त व्यापार नीति को अपनाएं। अब है कर नीति यानी कि टैक्स पॉलिसी। बाजार का विस्तार सरकार की कर नीति पर निर्भर करता है। ये भी है, यदि सरकार की कर नीति उत्पादन एवं व्यवसाय को बढ़ावा देती है तो इससे व्यापार एवं बाजार का विस्तार होता है। अब यदि देश में वस्तुओं की खरीद बिक्री पर एवं उत्पादन पर अधिक कर लगाया जाए या करों द्वारा आयात निर्यात पर नियंत्रण कर दिया जाए तो बाजार में विस्तार में बाधा पहुंचेगी। तो आप देखना कोई भी देश अगर आयात में ज़्यादा टैक्स लगाती है, निर्यात में ज़्यादा टैक्स लगाती है, तो वो उस वस्तु का मतलब आयात निर्यात बहुत ही कम होने लगता है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान लाओगे तो टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो लोग क्या करते, मतलब कोई भी देश की सरकार ये चाहती है कि हम टैक्स इतना रखें ताकि हम वस्तु को बेच सकें और आसानी से उस वस्तु को खरीद सकें और हमारी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, विश्व स्तर पर हम लोग बड़ी से बड़ी दुकान खोल सकें, व्यापार कर सकें। आगे है व्यापारियों की ईमानदारी। आगे ऑनेस्टी ऑफ द ट्रेडर्स। यदि व्यापारी वर्ग ईमानदार और सच्चे चरित्र हैं तो इससे क्रेता प्रभावित होते हैं और दूर दूर के क्रेता भी माल खरीदने के लिए आते हैं। अब है कि जो भी ट्रेडर्स हैं तो वो बहुत ही, उनके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए कि वो ऑनेस्ट हो, और अगर वो ऑनेस्ट है अपनी बात से, या किसी भी आप ऑर्डर ले रहे हो और उसको टाइम टू टाइम आप उसको सप्लाई दे रहे हो, प्राइस में भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली लोग उस प्रोडक्ट को, उस वस्तु को खरीदने के लिए अलग अलग कंट्री से भी आपको ऑर्डर देंगे। इसके फलस्वरूप बाजार का विस्तार होगा और बेईमानी व्यापार बाजार के विस्तार में बाधक होती है। तो आप अगर बेईमानी वाला रास्ता अपना रहे हो और बाजार का विस्तार चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है। तो व्यापार में ऑनेस्टी भी बहुत ज़रूरी होती है। आगे और लास्ट पॉइंट है वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति का प्रयोग एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है। अब है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस क्या करता है, बाज़ार को एक नया रूप देता है, नए नए आइडियाज़ आते हैं, जिससे नई नई और अच्छी अच्छी वस्तुओं का आविष्कार होता है, जिसके फलस्वरूप वस्तुओं के बाज़ार का विस्तार आसानी से हो जाता है। वैज्ञानिक प्रगति के अभाव में बाज़ार संकुचित हो जाता है और यही कारण है कि पुराने ज़माने में जब विज्ञापन की प्रगति नहीं हुई थी तो बाज़ार बहुत ही ज़्यादा सीमित होता था। अगर उस समय भी वस्तुएं बनाई जाती थी पर वस्तुओं का विज्ञापन नहीं होता था, जिसके कारण से एक ही एरिया में ही, यानी कि कुछ ही क्षेत्रों में ही, जिस क्षेत्र में बनता था उसके आसपास के इलाके में ही वस्तु बेची जाती थी। जैसे वुड्स स्टील की बात करें तो वुड्स स्टील के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो जिस एरिया में बनता था तो वहाँ के लोग उसके बारे में जानते थे। अगर वुड्स स्टील बहुत ही प्योर लोहे का बनता था तो आप सोच सकते हो कि अगर वो उस समय अगर वैज्ञानिक प्रगति हुई होती तो उसका नाम बहुत सारे कंट्री के में होता, उसका बहुत सारा मार्केट बन जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये था हमारा मार्केट से रिलेटेड ये टॉपिक। फिर हम लोग बाज़ार की विभिन्न स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।